हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रीतिकाल। फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। और जो लोग आज नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स देखिए, पहले हम बात करेंगे रीति की कि रीति का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, काव्य के प्रयोजन, काव्य के गुण, काव्य के दोष, काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, रस, छंद और ध्वनि, और इस तरीके के जो इनका निरूपण किया जाता है वो रीति के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, वामन जो है उन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की थी, रीति की स्थापना की थी, या उनके संस्थापक आप कह सकते हो। तो आचार्य वामन ने कहा था रीति को काव्य की आत्मा, मतलब उन्होंने इस तरीके से कहा था रीतिर आत्मा काव्यस्य है। रीति जो है वो काव्य की आत्मा है। दूसरी बात उन्होंने कही थी विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, मतलब कि जो विशिष्ट पद रचना है वो रीति है। तो ये वामन जी ने दो बातें कही थी। और फ्रेंड्स, इस रीति काल में सबने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही। बहुत सारे कविगण हुए और बहुत सारे कवियों ने अपनी बात को अपने माध्यम से किस तरीके से कहा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल पे शुरू से लास्ट तक बने रहना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं रीतिकाल की। सबसे पहले आइए, अब मैंने बोर्ड पीछे लिखा है, बोर्ड में देखिएगा, उससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रीतिकाल का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के नीचे मैंने लिखा है उत्तर मध्य काल, मतलब इस काल को कहा जाता था उत्तर मध्य काल। जैसे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता था, वैसे ही इसको कहा जाता है उत्तर मध्य काल। और इसका जो समय सीमा थी वो 1700 से 1900 तक की जो समय सीमा थी वो रीतिकाल की समय सीमा थी। और फ्रेंड्स, इसके जो प्रवर्तक थे मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसके प्रवर्तक जो थे वो आचार्य वामन थे और 9वीं शती में वो उनका टाइम था, 9वीं शती का। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कि इस समय जो है इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें एक तो रीति सिद्ध कवि हुए, दूसरे रीति बद्ध कवि हुए और तीसरे जो है वो रीति मुक्त कवि हुए। ये मैं अभी आपसे बाद में बात करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं रीति सिद्ध कौन से कवि होते हैं। फ्रेंड्स, रीति सिद्ध वो कवि होते हैं जिन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने रीतिबद्धता के सारे नियमों के तहत काव्य रचनाएं की। तो इसलिए वे जो है रीति सिद्ध कवि कहलाए। और रीतिबद्ध कवि वो हुए जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे। अब लक्षण ग्रंथ किस तरीके के लिखे थे? जो राजाओं की पत्नियां और प्रेमिकाएं होती थी उनको शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए उन्होंने रीतिबद्ध काव्य जो है वो लिखा, रीतिबद्धता के अंतर्गत लिखा और लक्षण ग्रंथ लिखे। फ्रेंड्स, उसके बाद है रीति मुक्त काव्य। इन्होंने क्या किया, ना तो इन्होंने रीति सिद्ध कवियों की तरीके से अपना लेखन करा और ना ही रीतिबद्ध के तरीके से। इन्होंने अपने तरीके से रीति मुक्त, रीति से पूर्णता मुक्त होकर के अपने काव्य का सृजन किया। अब देखते हैं इसमें कवि कौन कौन से थे। फ्रेंड्स देखिए, रीति सिद्ध काव्य धारा में जो नाम बहुत ज्यादा फेमस है या प्रसिद्ध है वो बिहारी जी का है, और उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। फ्रेंड्स, इनके जो दोहों की संख्या है वो 713 है, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। कुल दोहों की संख्या 713 है। ब्रज भाषा के ये प्रयोग करते थे। इनके तो इतने सारे दोहे हैं कि उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करने बैठ जाए तो हमारे 3-4 वीडियोस इसी के ऊपर बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इनका एक दोहा, जो एक ही दोहे की बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इनका एक दोहा है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस तरीके से जो इनका ये वाला दोहा था बहुत ज्यादा फेमस था, सतसई में लिखा था सतसैया के दोहरे, मतलब सतसई के जो दोहे हैं वो जो है इतने ज्यादा
दोहरे ज्यों नाविक के तीर, वो नाविक के तीर के समान है जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। मतलब वो अपनी बात इतनी सटीकता से कहते हैं कि वो सहृदय को पूर्णतया समझ में आ जाती है। तो ये बिहारी जी की बात करी मैंने। तो ये जो थे हमारे रीति सिद्ध कवि थे। उसके बाद आ जाइए आप रीतिबद्ध काव्य धारा में कौन कौन से कवि थे। रीतिबद्ध में थे चिंतामणि जी और केशवदास जी, मतीराम जी, सेनापति जी और देव। ये जो कवि थे ये रीतिबद्ध थे। अब रीति मुग्ध में घनानंद थे, आलम थे, बोधा थे, ठाकुर थे। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। और घनानंद जो है उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा और सुजान हित नाम का अपनी ग्रंथावली भी लिखी। तो सुजान के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुजान कौन थी। तो सुजान फ्रेंड्स घनानंद की एक प्रेमिका थी जो कि एक वैश्या नर्तकी थी। तो जो घनानंद थे वो वहां जाया करते थे। तो एक बार दरबारियों ने षड्यंत्र करके कहा कि आप कुछ सुनाइए। तो जब सुनाने की बात आई, उनके सामने उनकी प्रेमिका थी, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप सब लोग भी जानते हैं कि जब प्रेमिका सामने बैठी होती तो कोई भी प्रेमी है वो प्रेमिका की तरफ ही मुंह करके बोलेगा। ऐसा ही घनानंद जी ने भी किया। वो राजा के दरबार में गए और अपनी जो कविता का पाठ किया वो पूरी तरीके से केवल सुजान की ओर देख रहे थे, राजा की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। इस बात से राजा बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने इनको जो है बहुत ज्यादा कष्ट दिया। तो ये उनकी प्रेमिका थी और प्रेमिका नर्तकी वैश्या थी। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो मैंने यहाँ पे कवियों के बारे में बताया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पूरा टॉपिक ही है क्योंकि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उसमें इस तरीके से नाम दे देते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ लिखा है रीति सिद्ध, तो उसमें कुछ याद नहीं करना, केवल बिहारी जी थे। और उसके बाद रीतिबद्ध काव्य धारा में कितने कवि आते हैं तो ये आप यहाँ नोट कर लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। अगर इसका स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको टाइम दूंगी ले लेंगे तो कभी भी नहीं भूलने वाले। और रीति मुक्त का मैंने बता दिया, घनानंद जी थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। सुजान नामक उनकी प्रेमिका थी, क्योंकि अक्सर प्रश्न आ जाता है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम बताओ, तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया इनकी प्रेमिका थी। और प्रेमिका कौन थी ऐसा प्रश्न भी आ जाएगा, वैकल्पिक में भी आ जाता है कई बार, तो आप टिक करके आएंगे वैश्या नर्तकी थी। फ्रेंड्स आपने ये तो समझा रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में। आइए आप देख लेते हैं रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनसे संबंधित दरबार। फ्रेंड्स उस समय के जो भी कवि थे वो दरबारी कवि थे, मीन्स वो दरबार में ही रहते थे। और किन किन दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे उसके बारे में मैंने यहाँ पूरा चार्ट बनाया हुआ है। देखिए कवि और दरबार यहाँ लिख दिया है। तो बिहारी जी जो थे वो जयपुर आमेर के राजा के दरबारी कवि थे। और चिंतामणि जी नागपुर के जो राजा थे उनके दरबारी कवि थे। केशवदास जी ओरछा के राजा के वहां दरबारी कवि थे। भूषण जो है वो पन्ना जो थे उनके दरबारी कवि थे। भिखारी दास प्रतापगढ़ अवध के दरबारी कवि थे। देव जो थे वो पिहानी के दरबारी कवि थे। और बोधा जो थे वो पन्ना के, मतलब यहाँ पे 2 बार पन्ना आया, भूषण और बोधा ये दोनों पन्ना के दरबारी कवि थे। तो ये आपने समझा कवियों को और उनके दरबारी जो राजा थे उनके बारे में। फ्रेंड्स देखिए अलग अलग कवियों द्वारा इसको नाम दिया गया। सबने अलग अलग नाम दिए थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अलंकृत काल कहा, किसी ने रीति काल कहा, किसी ने इसे जो है श्रृंगार काल कहा। तो फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा था रीति काल और मिश्र बंधु ने कहा था अलंकृत काल और विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था इसको श्रृंगार काल। ये याद रखिएगा फिंगर टिप्स पे, ये जरूर ही एग्जाम में आता है, किसी ना किसी तरीके से घुमा के पूछा जाता है और उस समय आप परेशान होते हैं कि काश हमने पढ़ा होता। तो अगर मैं यहाँ आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ तो पूरे वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग कवियों ने नामकरण दिए थे, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब देखते हैं रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं क्या क्या थी। देखिए कवि बिहारी जो है उनका बिहारी सतसई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है और 713 उनके दोहे थे। ये फ्रेंड्स याद रखने वाली बात है।
अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहारी जी के जो दोहों की संख्या है वो कितनी है, तो वो 713 है। फिर देखिए चिंतामणि जी ने क्या क्या लिखा। इन्होंने लिखा कवि कुलपतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, रस सॉरी चिंतामणि जी ने केवल लिखा कवि कुलपतरु और श्रृंगार मंजरी, दो रचनाएं इनकी दी हुई हैं यहाँ पे। फिर है मतीराम। मतीराम ने क्या लिखा था? छंद विचार, रस विलास और ललित ललाम, तीन इन्होंने रचनाएं लिखी थी। फिर आइए ललित ललाम के बाद उन्होंने लिखा था रसराज, अलंकार पंचाशिका। इस तरीके से इनकी रचनाएं हमें यहाँ मिलती हैं। फिर है भिखारी दास। भिखारी दास ने लिखा काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, और उसके बाद लास्ट जो है वो जसवंत सिंह की बात आ रही है। उन्होंने लिखा था भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, आनंद विलास। इस तरीके की जो रचनाएं थी वो जसवंत सिंह की थी। फिर देखिए भूषण। भूषण जी ने क्या लिखा? उन्होंने शिवराज भूषण लिखा। शिवराज भूषण मतलब जो शिवाजी राव थे उनके बारे में लिखा था। फिर इन्होंने लिखा शिवा बावनी, फिर छत्रसाल दशक। ये जो रचनाएं थी भूषण जी की थी। फिर है पद्माकर। पद्माकर जी ने लिखा था पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। फिर है केशवदास। केशवदास जी की रामचंद्रिका बहुत चर्चित, बहुत फेमस पुस्तिका है या उनकी रचना है। उसके बाद विज्ञान गीता और कवि प्रिया। कुछ तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जो मैंने कभी एमए में पढ़े होंगे, वो अभी भी मुझे नाम याद है। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको भी याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए घनानंद। घनानंद जी ने क्या लिखा था? सुजान हित। सुजान हित मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सुजान के बारे में लिखा था, उनकी प्रेमिका थी, नर्तकी वैश्या थी। फिर प्रबंध, वियोग, बेली प्रीति, पावस, इश्कलता और पदावली, ये इन्होंने लिखे थे। फ्रेंड्स दो बच गए थे तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और ये एरो भी बना दिया। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देव रह गए थे। देव ने लिखा था प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, सेनापति, कवित्व रत्नाकर। इस तरीके से इन सब की रचनाएं मैंने आपको दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स देखिए रीतिकाल के कवियों के बारे में आपने सुना, किस किस तरीके से कौन कौन से राजा के दरबार में ये लोग रहते थे, कैसी कैसी रचनाएं लिखते थे, और इनके जो प्रसिद्ध जो इनके प्रवर्तक थे रीति काल के, वो थे आचार्य, क्या बताया था मैंने, जल्दी से बोलिए, वामन। आचार्य वामन थे। ये नवी शती में इनका टाइम था और जो रीति काल की समय सीमा थी 1700 से 1900 तक की थी। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। और अब मैं अगला वाला काल आधुनिक काल तब लेकर के आऊंगी जब आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि मैम वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।